कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं खुशबू सोनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अंडा उत्पादन वाली लेयर मुर्गियों की देखरेख एवं रोग प्रबंधन। रबी की विभिन्न फसलों में जनवरी माह में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी। सरसों की खड़ी फसल में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण। लेयर मुर्गी पालन का मुख्य उद्देश्य अंडा उत्पादन होता है। इस व्यवसाय में अच्छी खासी लागत लगती है, इसलिए यह जरूरी है कि मुर्गियों की देखरेख संबंधी बातों का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखा जाए जैसा कि हमारे विशेषज्ञ सलाह देते हैं, तभी हमें अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे बीच एक मुर्गी पालक उपस्थित है जो लेयर मुर्गी के प्रबंधनों पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं। और मुर्गियों को बच्चा लाने के बाद खासकर ध्यान इसके दाने पर दिया जाता है, क्योंकि अच्छी कंपनी का दाना, बैंकिंग्स कंपनी हो या कोई अच्छी कंपनी दाना मंगावें जिसमें विटामिन, मुर्गी के लिए हर विटामिन मिला रहता है। शुरू में बच्चे को 10 से 15 ग्राम देना पड़ता है। जैसे जैसे मुर्गियाँ बढ़ने लगती हैं उसे उसका खुराक बढ़ने लगता है। जब मुर्गी आपको 130 से 35-50 दिन तक हो जाए तो एक मुर्गी पर 110 ग्राम से लेकर 120 ग्राम दाना देना पड़ता है। और शुरू में तो 5 ग्राम से शुरू होता है, 10 ग्राम, 12 ग्राम, जैसे जैसे बढ़ते हैं उससे दाना बढ़ाना पड़ता है। खासकर ध्यान देना चाहिए कि जो दाना मंगावें वो अच्छा मंगावें, अच्छी कंपनी का मंगावें कि मुर्गी के सेहत पर, मुर्गी के स्वास्थ्य पर कोई माने दिक्कत नहीं हो। और ख़ासकर दवा जो टाइम पर देना पड़ता है, ये डॉक्टर के सलाह अनुसार हमेशा डॉक्टर से दिखाते रहें, महीने में 1 बार 2 बार विजिट कराते रहें, और जो डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं उसको सुचारू रूप से आप चलाते रहें। सफाई का विशेष ध्यान रखें। चैनल फीडर जो पानी का है, जो दाना का है, उसको साफ रखें। और जो आपका सर्विस मैन है जो काम करता है उसके पास विशेष ध्यान दें, उसको सलाह देते रहें। खासकर अपने भी विशेष ध्यान दें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप हमेशा जो व्यवसाय करेंगे उसमें सफल रहेंगे। आपने इन किसानों के अनुभवों को जाना। अब हम आपको बता दें कि अधिकांश मुर्गी पालकों को इसमें लगने वाले भयंकर रोगों के बचाव और उपचार संबंधी जानकारी नहीं होती है, जिससे रोगों के प्रकोप होने पर वह परेशानी उठाते हैं। अतः आप सभी को लेयर मुर्गियों में लगने वाले रोगों के उपचार से जुड़ी हुई जानकारियां देने हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं गोविंद वल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर S.K. शुक्ला। जिससे अंडा देने वाली मुर्गियों में जो सबसे जरूरी बीमारी है वो है संक्रामक बर्सल रोग या गंबोरो बीमारी। ये एक विषाणु जनित संसर्गी रोग है जिसका
प्रकोप मुख्य रूप से 3 से 6 सप्ताह के आयु के चूजों में अधिक होता है। ये रोग बिरना वायरस के द्वारा होता है। इस रोग के फैलने से पक्षियों की रोग निरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से पक्षियों में ये बीमारी तो आती है, साथ ही साथ दूसरे रोगों को भी करती है। ये रोग प्रदूषित दाना पानी, बिछावन, मनुष्यों के पैर हाथ, रोगी पक्षियों के संपर्क में स्वस्थ पक्षी आने से तथा जो मृत पक्षी हैं उनके संपर्क में आने से ये रोग फैल जाता है। ये विषाणु इतना कठोर होता है कि बिछावन में या मुर्गी घर में 6 महीने तक पड़ा रहता है शुष्क अवस्था में, और जब भी चूजे पाले जाएंगे तो उसमें बीमारी हो जाती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं कि ये पक्षी सुस्त हो जाता है, आंख बंद करके सोता हुआ दिखाई पड़ता है, सांस लेने में कई बार दिक्कत भी होती है और दाना कम कर देते हैं, पानी कम पीते हैं और धीरे धीरे पक्षी मर जाते हैं। तो कुल मिला के लगभग ये 6 से 7 दिनों तक बीमारी चलती है और जिसकी वजह से इसमें मृत्यु दर बहुत है। यदि ये बीमारी फैल गई है तो ऐसी अवस्था में पक्षियों को लीवर टॉनिक है, इलेक्ट्रोलाइट है और विटामिन मिश्रण 5 से 7 दिनों तक दिन में 1 बार पिलाएंगे तो उससे पक्षी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इसके लिए हम टीकाकरण करते हैं। 12वें दिन की आयु पर संक्रामक बर्सल रोग की बीमारी के लिए टीका लगाते हैं पक्षियों में, जो 1 बूंद आँख में या नाक में डाल सकते हैं या पानी में घोल करके पिला सकते हैं, और दूसरा टीका 28 दिन की आयु पर पिलाते हैं। और यदि ये दोनों टीके लगा दिए जाते हैं तो इस रोग के आने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है हम रोग निरोध जो विषाणु जनित वायरस को मारने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनका स्प्रे करते हैं, जैसे क्लोरामिन-T है, विरकानेस है, इनमें से किसी एक दवा का स्प्रे करें तो ये बीमारी कम होगी। इसी तरीके से एक दीर्घकालिक श्वास रोग है जिसको हम CRD कहते हैं। ये रोग प्रमुख रूप से अंडे देने वाली मुर्गियों में होता है और आमतौर पर वैसे तो सभी उम्र की पक्षियों में होता है, लेकिन अंडे देने वाली मुर्गियां इससे बहुत प्रभावित होती हैं। इसमें यदि अकेला होता है ये दीर्घकालिक श्वसन रोग तो इसमें मृत्यु कम होती है, केवल ये अंडा उत्पादन कम करता है और पक्षियों का वजन कम करता है। यदि ये किसी दूसरे रोग के साथ मिल करके बनता है, जैसे ई कोलाई के साथ बनता है, तब इसमें मरने की संख्या बढ़ जाती है। इस रोग से जो ग्रसित पक्षी हैं, जो बीमार पक्षी हैं, उनके नाक तथा आँख से स्राव निकलता है और आँखों पर सूजन आ जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है। इस रोग से जो ग्रसित पक्षी हैं उनमें अंडा उत्पादन बहुत कम हो जाता है और वजन कम हो जाता है, क्योंकि ये दाना कम कर देते हैं, दाना कम खाते हैं और पानी कम पीते हैं। इस रोग के लिए उपचार है, इसके लिए टाइमोटिन, टाइलोसिन टार्टरेट या एल्थ्रोसिन करके इनमें से कोई भी एक दवा का इस्तेमाल करें और साथ में इसके साथ कोई एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं, जैसे इनरोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक लगाएं और टाइलोसिन या टाइमोटिन की मात्रा लगाएं। अगर ये 5 से 6 दिनों तक दाने में या पानी में मिला करके खिलाएंगे या पिलाएंगे और साथ में विटामिन मिश्रण देंगे तो धीरे धीरे रोग से पक्षी उभर करके स्वस्थ हो जाते हैं और जो मुर्गियां हैं वो अंडा उत्पादन ठीक करने लग जाती हैं। रबी की विभिन्न फसलें खेतों में बढ़वार की अवस्थाओं पर खड़ी हैं, जिनसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए अलग अलग फसलों में अलग अलग शस्य क्रियाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्यक्रम के इस अंश में हम आपको बताएंगे कि किसान भाई जनवरी माह के दौरान अपनी फसलों में कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, जिसकी पूरी जानकारी बता रहे हैं रायबरेली के विषय वस्तु विशेषज्ञ KN त्रिपाठी। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि कृषि कार्य बहुत ही समयबद्ध होता है और समय पर अपनाई जाने वाली क्रियाओं को किसान अमल में लाकर अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। गेहूं में दूसरी सिंचाई बुआई के 40-45 दिन बाद, कल्ले निकलते समय, और तीसरी सिंचाई बुआई के 60-65 दिन बाद गांठ की बनने की अवस्था पर करें। देर से बोए गए गेहूं की पहली सिंचाई बुआई के 17 से 18 दिन बाद करें। बाद की सिंचाइयाँ 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते रहें। ध्यान रखें कि सिंचाई करते समय तेज हवा न चल रही हो। भारी मृदा में प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन,
132 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पहली सिंचाई के 4 से 6 दिन बाद और बलुई दोमट में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन या 88 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पहली सिंचाई और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन या 88 किलोग्राम यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग दूसरी सिंचाई के बाद करें। अब बात करते हैं जौ की। जौ में दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद गांठ बनने की अवस्था पर करें। जो किसान भाई चने की फसल ले रहे हैं, हल्की दोमट मिट्टी में फूल आने से पहले दूसरी सिंचाई कर दें। ध्यान रखें, यदि बरसात हो जा रही है तो इस सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारी भूमि में फूल आने के पहले एक सिंचाई ही पर्याप्त होती है। सिंचाई के लगभग 1 सप्ताह बाद ओट आने पर एक हल्की गुड़ाई करना लाभदायक होता है। इससे फसलों में वायु का संचार अच्छा होता है और पौधे का विकास भी अच्छा होता है। फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 2 किलोग्राम जिंक मैग्नीज कार्बामेट को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर फूल आने से पहले व 10 दिन बाद दूसरा छिड़काव अवश्य करें। जो किसान भाई मटर की फसल ले रहे हैं, प्रायः इस माह में मटर में बुकनी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू जिसमें पत्तियों, तनों तथा फलियों पर सफ़ेद चूंट सा फैल जाता है, इसकी रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर घुलनशील गंधक की 3 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। अधिकतर राई और सरसों की फसलें इस समय दाना भरने की अवस्था में, राई सरसों में दाना भरने की अवस्था में दूसरी सिंचाई करें। यदि फसल में झुलसा रोग या सफ़ेद गिरोई रोग का प्रकोप हो रहा हो तो जिंक मैग्नीज कार्बामेट 75% की 2 किलोग्राम मात्रा या जिनेप 75% की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। इस समय कोहरे का प्रकोप अधिक चल रहा है और मौसम में काफ़ी आर्द्रता है। ऐसे मौसम में सरसों की फसल में माहू कीट के प्रकोप की संभावना अधिक बन जाती है। यह कीट तना एवं फली सहित संपूर्ण पौधे के रस को चूसता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर फास्पेमिडान 85% की 2.5 मिलीलीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जो किसान भाई मक्का की खेती कर रहे हैं, खेत में दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करके खरपतवार निकाल दें। मक्का में दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद व तीसरी सिंचाई बुआई के 75 से 80 दिन बाद करनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष 40 किलोग्राम मात्रा या 88 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें और जीरा निकलने से पहले और फसल में जीरा निकलने के पूर्व यह कार्य अवश्य कर लें। उर्वरक प्रयोग करते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। हमारे गन्ना उत्पादक खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। गन्ना को विभिन्न प्रकार के तना छेदक कीटों से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम फ्यूराडान का प्रयोग करें। गन्ने के जिन खेतों में पेड़ी रखना हो उनमें या तो गन्ने की सूखी पत्तियों को 5 सेंटीमीटर मोटी तह बिछा दें अथवा फसल काट लेने के पश्चात खरपतवार नियंत्रण के लिए सिंचाई करके ओट आने पर गुड़ाई कर दें। इससे खेत में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और फसल अच्छी होती है। हरे चारे के लिए जिन किसानों ने बरसीन की बुआई कर रखी है, कटाई व सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतराल पर करें। प्रत्येक कटाई के बाद भी सिंचाई करें। हमारे जई उत्पादक जई में 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। पहली कटाई बुआई के 55 दिन बाद करें और प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन या 44 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। किसान भाइयों, इस प्रकार बताई गई बातों को अमल में लाकर आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे महत्वपूर्ण जानकारियां। देखते रहिए हमारे साथ। प्रणाम बाबा जी। बोल वत्स, क्या चाहिए तुझे? बंगला, नौकर, मोटर कार, बेटी के लिए राजकुमार, बीवी के लिए हीरो का हार और सारी 1000 स्विट्जरलैंड की सैर, चांदी की चेयर, फरारी जैसी गाड़ी, जादू की छड़ी। ये क्या वत्स, जिंदगी से इतनी चाहत, सिर्फ 101 से काम नहीं बनेगा। तुझे चाहिए 7315। 7315? भिंडी की उत्तम फसल के लिए अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर। सही समझे? हाँ, news18.com अब हिंदी में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सरसों की फसल इस समय कहीं फूल तो कहीं दाना भरने की अवस्था में होगी, जिसमें फसल सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। अन्यथा माहू जैसे विनाशकारी कीट के चपेट में आकर आपकी पूरी फसल चौपट हो जाएगी। इसलिए इस फसल में लगने वाले रोगों एवं कीटों का नियंत्रण आपको कैसे करना है, यह जानने के लिए आइए आपको मिलवाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर एम सिंह यादव से। जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल लगा रखी है, उन किसान भाइयों सरसों में लगने वाले जो मुख्य कीट हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। बिहार बालदार सूड़ी है, वो भी कभी कभी नुकसान पहुंचाती है। जो सूड़ी जो सरसों की फसल है उसकी पत्तियों को खा जाती है और जो उसके लार्वा होता है उसके ऊपर बाल पाए जाते हैं। ये हमारा 1 से 1.5 माह और 2 माह तक की फसल पे हमारे मुख्यतः जो 1 से 1.5 माह की फसल में नुकसान पहुंचाती है। और इसके मैनेजमेंट के लिए हमारे किसान भाई जो धूल आती है, जो डस्ट आती है, जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, लिंडेन 5% ले लें या मेलाथियन डस्ट आती है 5%, वो ले लें। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम उसका उरकाव कर दें तो हम इस कीट को रोक सकते हैं। और इनिशियल स्टेज में यदि कीट शुरू में लगा है तो ये एक पत्ती पर ही हजारों कीड़े इकट्ठे मिलते हैं, तो किसान भाई हमें सबसे पहले उस पौधे को निकालें और गड्ढे में दबा दें, जिससे कि ये होगा कि हमारे किसान भाइयों को दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि शुरू में ही हम इसका प्रबंधन कर लेंगे तो हमें स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इसमें एक कीट और लगता है, जब हमारे इसमें फूल आने लगता है दिसंबर से जनवरी के बीच में, तो माहू, सरसों का माहू कीट के नाम से जानते हैं। तो किसान भाई ये इसके बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं और जो छोटे छोटे जो थोड़े से हरे से और काले हरे से ग्रीनिश कलर के कीड़े जो रहते हैं वो एक ही पौधे पर हजारों कीड़े पाए जाते हैं। ये पत्तियों से, तने से व फलों से और फूलों से रस चूस कर फसल का नुकसान पहुँचाते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में प्रकोप होने पर पूरी की पूरी फसल समाप्त हो जाती है। और एक ये चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, एक्सक्रीटा, इनका जो एक्सक्रीटा होता, मल होता है, वो सफ़ेद काले से कलर का होके चेंज हो जाता है। जो कि जो बीमारी है फंगस से लगने वाली है उनके लिए पत्तियां काले रंग में चेंज हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती है, इससे हमारे पौधे वीक हो जाते हैं। ये गर्मी के समय में जब हम देखते हैं कि जनवरी फरवरी के माह में हम देखते हैं रोड पर जब निकलते हैं तो भुनका कीट बहुत सारा होता है। तो ये गर्मी के सीजन में पहाड़ पर चला जाता है और जब फिर मैदान में जब ठंड का सीजन आ जाता है तो ये ठंड में ह्यूमिडिटी 70 से 80% ह्यूमिडिटी हो और धूप कम निकले और टेम्परेचर हमारा 15 से 20 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास हो, तो इस कीट के जो है पूरी तरह से फैलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं और ये पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र में आके फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका अटैक यदि किसान भाइयों हमारा बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है तो 50 से 60 और 70% तक फसल पूरी नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा एक ही पौधे पर लाखों की संख्या में कीट पाए जाते हैं जो उसका रस चूस कर, और कोई भी जो फलियां हैं, फलियों में एक भी दाना नहीं बनता, इससे हमारा पैदावार बिल्कुल जीरो की तरफ चली जाती है। तो किसान भाई हमारे इसके कंट्रोल के लिए हम पहले तो ये करें कि यदि शुरू की अवस्था में इस कीट में एक प्रेडेटर कीट भी लगता है, इसका एक परभक्षी है जो लाल रंग का कीट होता है, जिसे हम लेडी बर्ड बीटल के नाम से जानते हैं। यदि 10 कीड़ों पर एक लाल कीट आपके खेत में मौजूद है तो हमारे किसान भाई, क्योंकि वो इसके जो निम्फ स्टेज है, जो छोटी अवस्था है, लार्वा अवस्था जो निम्फ अवस्था को खाकर नष्ट कर देता है। यदि 10 कीट में एक कीट यानी 100 कीट माहू है और ये बीटल जो है लेडी बर्ड बीटल है हमारी, ये यदि 10 कीट हैं तो हमारे किसान भाइयों को कोई भी प्रबंधन की ज़रूरत नहीं है, ये कीट अपने आप खा के इन कीट को नष्ट कर देगा। यदि ऐसी अवस्था नहीं है तो हमारा एक बायो कंट्रोल एजेंट है या जैविक नियंत्रण जो प्रयोगशाला है उसमें है क्राइसोपर्ला कार्निया ग्रीन लेस बिग बग। इसके 2500 ppb 1 एकड़ में हम यदि यूज करते हैं तो किसान भाई उससे भी इसका प्रबंधन कर सकते हैं। यदि इसके बाद ये भी नहीं कर पाते हैं तो हमारे किसान भाई इंडोक्साकार्ब ले लें 200 ml दवा को और 400 से 500 लीटर पानी मिला के स्प्रे करें तो इससे हमारा ये कीट हो सकता है। इंडोक्साकार्ब नहीं ले सकते, डायमेथॉट 1 लीटर दवा लें।
फलों की बात की जाए तो पपीता की खेती राज्य के तराई क्षेत्रों में किसान ज्यादातर करते हैं, जहां पर सितंबर माह में रोपी गई फसल इस समय 4 माह की अवस्था पर होगी, जिससे अच्छा फल उत्पादन लेने हेतु इसमें कुछ प्रबंधन कार्यों में समय से संपादित करना जरूरी होता है। परंतु यह प्रबंधन कौन कौन से हैं, इस पर अपने अनुभव बता रहे हैं नैनीताल के प्रगतिशील पपीता उत्पादक हरिकृष्ण चड्डा। यहाँ पपीते की बहुत लार्ज स्केल पे खेती करते हैं। इस टाइम जो हमने सितंबर में पपीता लगाया था, सितंबर का लगाया हुआ इस वक्त, जैसे में पानी इस वक्त नमी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पाले से बचाव हो जाता है। तीसरा, अगर बहुत जैसे हवा चल रही है और एक तरफ आप कबाड़ लगा के उसे अगर धुआं दे देते हैं तो पाले के भी थोड़े से दिन होते हैं जो आता है, तो उन दिनों अगर धुआं कर लेंगे तब भी पाले से बचाव हो जाएगा। ये सितंबर में जो लगता है वो जाड़े भर बहुत छोटा और थोड़ा ही रह जाता है, उसकी बढ़ोतरी इतनी नहीं होती। किसान घबरा जाता है, अरे मैंने तो इतने दिन हो गए, महीना हो गया, 3-4 महीने हो गए हैं, ये तो बड़ा ही नहीं है, छोटा ही है। तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि ये जब फरवरी और मार्च का महीना जब ठंड जाएगी और गर्मी आने लगेगी तो यही एकदम से बढ़ना, नए पत्ते देना शुरू कर देगा और मोटाई इसकी शुरू हो जाएगी। गर्मी में उसको, गर्मी शुरू होते ही एक बार खाद इसको बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी है देना। एक तो आपने इनिशियल स्टेज पे दी है जो बोने के टाइम में, दूसरी आपने फरवरी और मार्च में, इसके बीच में जो भी फसल बोई है आपने वो करीब करीब जैसे आलू हैं, मटर हैं, प्याज है, लहसुन है, ये सब आपने निकाल लिए हैं। निकालने के बाद आप इसमें जुताई कर देंगे, क्योंकि बहुत फासला होता है, 10 फीट पूरा लाइन से लाइन फासला होता है जिसमें आपका ट्रैक्टर चल जाता है। और इसमें आप फसल बोने के काटने के बाद फ़ौरन ही इसमें जुताई करके पूरी पट्टे में आप खाद, गोबर की खाद बिखेर दें और फिर जुताई कर दें। वो सारी दूर दूर से भी पपीता खींच लेता है और बहुत अच्छा पपीता। इस वक्त जब बढ़ोतरी गर्मी में होगी, फिर पानी जो है गर्मी के टाइम में आप 15-15 दिन में के अंतराल में एक पानी देते रहेंगे तो बरसात शुरू होते ही, बरसात से पहले ही फल देना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा बड बनने के टाइम में फिर खाद आप देंगे तो वो ज़्यादा ही बहुत अच्छी लगेगी। खाद उस वक्त गोबर की खाद के साथ सुपर फास्फेट निरोल, जिसमें नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डालिए और उसमें वो बड़े बड़े शाइनिंग और बड़े फल आएंगे उसमें। इसमें एक वायरस का बीमारी आती है जो आता है, पत्ते सिकुड़ने और मुड़ने लग जाते हैं, तो उसका एक ही इलाज है कि उन पत्तों को तोड़ दिया जाए और उसमें एक इंसेक्टिसाइड कोई सा भी, ये इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक स्प्रे कर दीजिए। नया पत्ता आएगा तो वो वायरस फ्री होगा, उसमें इतना कीटों का प्रयोग नहीं होगा। 2 साल आप अच्छा फल लीजिए, तीसरे साल फिर नया इसके नई रो खोद के नया कर सकते हैं आप इसमें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है बेवर मैनपुरी से राधेश्याम यादव ने। आपने जीरे की फसल लगा रखी है जिसकी अच्छी वृद्धि विकास एवं इसमें लगने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु जानकारी चाहते हैं। किसान भाइयों के यहाँ जीरे की फसल लगभग 30 दिन से ऊपर हो चुकी है। ऐसे में 15 से 25 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। किसान भाई विशेष ध्यान रखें कि दाना बनते समय अंतिम सिंचाई गहरी करें और दाना जब पक रहा हो तो सिंचाई न करें। जीरे में 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। प्रथम निराई गुड़ाई बुआई के 30 दिन बाद, दूसरी निराई गुड़ाई 55 से 60 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। बुआई के समय बची हुई 25 किलो यूरिया को 2 भागों में बांटकर 30 से 25 दिन एवं फसल के 60 दिन पर सिंचाई के साथ खड़ी फसल में छिड़काव करें। जीरे में पोल संरक्षण कार्य
झुलसा रोग, ये रोग अल्टरनेरिया ग्रेसाई नामक फफूंद से फैलता है। फसल में फूल आना शुरू होने के बाद अगर बादल दिखाई दें तो झुलसा रोग की संभावना प्रबल हो जाती है। रोग के प्रकोप से पौधों के सिरे झुके हुए नजर आते हैं। रोग में पौधों की पत्तियां एवं तने गहरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यह तीव्र गति से फैलता है और नियंत्रण के लिए डाइफेकोनाजोल आधा ml या प्रोपिकानोजोल 15% 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। छाछिया रोग, ये रोग एरिस्टाफी पोलीगोनी फफूंद से फैलता है। ये रोग होने पर पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई देता है। रोग की रोकथाम न की जाए तो पौधे की पत्तियां तथा बीज पर भी पाउडर की मात्रा बढ़ जाती है। पुष्प आने की अवस्था में यदि रोग का प्रकोप आता है तो बीज नहीं बनते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए लक्षण दिखाई देते ही केराथियोन LC 1 ml दवा या हेक्सागोनोल दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा 25 किलोग्राम गंधक का चूर्ण प्रति हेक्टेयर बुरकाव करें। इसके अलावा मोइला कीट का प्रकोप यदि दिखाई दे, ये कीट पौधे के कोमल भाग को चूसकर काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। फरवरी माह में जब तापक्रम थोड़ा बढ़ता है तो इसका प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। इसकी रोकथाम के लिए डाईमेथोड 30 EC अथवा मेलाथियोन 50 EC 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार की संक्षिप्त जानकारियां कुछ इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कुछ कृषि संबंधित और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर।